पूरी ग्लोबल तस्वीर को अगर हम देखें तो इस वक्त गेहूं बाजार के लिए आपको सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या दिखाई दे रहा है? मौसम, युद्ध, लॉजिस्टिक या बड़े देशों की खरीद? क्योंकि कनाडा में इस समय फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट का खतरा भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि सबसे बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है? देखिए, फिलहाल ये तीनों चारों जो आपने बताया ये वैश्विक खतरे तो हैं ही हैं। और सारा वर्ल्ड इनसे जूझ रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरा जो है वो जो लॉजिस्टिकल सप्लाईज में दिक्कत आ रही है ब्लैक सी से, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में इन दिनों जो वॉर ज्यादा जोर आ रखा है और वहां से जो वीट नहीं निकल के आ पा रहा है, उस कारण से ज्यादा खतरा हमारे को महसूस हो रहा है। अन्यथा इतनी ज्यादा परेशानियां नहीं थी। और इसी को आपने देखा है कि वहां से जो फ्रेट का जो प्राइसेस जो सी के फ्रेट हैं वो बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से बढ़े हैं इन दिनों। और वीट के प्राइसेस भी थोड़े से बढ़े हैं। बिल्कुल। लेकिन ये अभी करंट सिचुएशन में है, आगे आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं होता ये देखने वाली बात है। मेरे हिसाब से कुछ दिन में जैसे ये कहीं ना कहीं कोई समझौता होता है तो इसमें वापस से वो जो सी फ्रेट है वो वापस नीचे आएगा और तकलीफें घटेंगी लोगों की। अगर हम आज के दिन बात करें तो यूएसडीए की जो रिपोर्ट आई है अभी लेटेस्ट, उसके हिसाब से 819 मिलियन टन का प्रोडक्शन बता रही है, यूएसडीए के फोरकास्ट कर रहे हैं। और जबकि कंजम्पशन 823 मिलियन टन का है। बिल्कुल। लगभग 4 मिलियन टन का फर्क है, जो कि बहुत बड़ा फर्क नहीं है। उसके आगे हमारे पास जो पूरे वर्ल्ड के पास में स्टॉक्स भी रहते हैं, ओपनिंग स्टॉक्स भी हैं। तो बहुत ज्यादा अगर हम देखें तो इसमें कोई अंतर नहीं दिख रहा है कि बहुत बड़ा कोई शॉर्टेज क्रिएट होने वाला है। लेकिन हाँ, सप्लाई डिस्ट्रप्शंस की वजह से जो प्राइसेस बढ़े हैं वो तो सबके सामने हैं और वो थोड़े दिन रहेंगे अभी। ठीक है। तो सर, ये अभी जो हम कनाडा के अंदर ये जो हम खतरा देख रहे हैं बीमारी का, इसका असर आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि इससे ग्लोबल गेहूं सप्लाई और क्वालिटी दोनों पर कुछ इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये बहुत ज्यादा बड़ा खतरा नहीं है? मैडम, ये लोकलाइज खतरे हैं जो चलते रहते हैं हर जगह। आप देखेंगे कभी कोई फंगस का कोई इम्पैक्ट आ गया, कहीं हीट वेव आ गए, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, ये तो चलते रहेंगे। लेकिन इनका समय से उपाय भी हो जाते हैं और सारे देश अपने अपने ये उपाय करके और इनको जहां तक हो सकता है मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे हमारे को कोई ऐसा खतरा नहीं दिख रहा है। ओके। और अगर हम यूक्रेन की बात करें, वहां पर जो मौसम को लेकर चुनौतियां देखने को मिल रही है, सूखा और गर्मी की वजह से क्रॉप के ऊपर दबाव आया है। वहीं एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक की कॉस्ट करीब $45 प्रति टन बढ़ गई। तो क्या लगता है कि ये महंगी लॉजिस्टिक यूक्रेन को ग्लोबल गेहूं बाजार में कॉम्पिटिटिव बने रहने में क्या कोई चुनौती देती दिखाई देगी? देखिए, जहां तक बात है यूक्रेन या ब्लैक सी का, सबसे सस्ता गेहूं अगर आज हम बात करें तो वहीं का है। बिल्कुल। जो वर्ल्ड को फीड करता है, यूक्रेन और रशिया आज आप वर्ल्ड के वीट बाउल हैं और ये सारे वर्ल्ड को फीड करते हैं। जहां सस्ते गेहूं की बात आती है, यूक्रेन और रशिया का ही नाम आता है। तो वहां अगर सप्लाई चेन डिसरप्शन है तो वो सचमुच सबके लिए परेशानी का विषय है। क्योंकि आज सप्लाई चेन डिसरप्शन से जो दूसरे देशों को जो गेहूं की सप्लाई चाहिए वो टाइम से नहीं मिल पाएगी और सारे देशों को अपना अपना इंतजाम पहले से पहले करके चलना पड़ता है। तो इस चीज को देख करके जरूर ये विषय एक सोचने वाला विषय है कि इसका रास्ता कैसे निकलता है। जहां तक रहा हीट वेव का और बाकी जो वेदर की परेशानियां हैं, ये इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता क्रॉप में। हमने हिंदुस्तान में भी इस साल देखा, इंडिया में जो क्रॉप साइज आज हमारे सर्वे के हिसाब से भी अगर चले तो जो हम 115 मिलियन टन का मान रहे थे कि होगा, वो कहीं ना कहीं 109-110 के बीच में आया है फिगर। तो ये एक 2-4-5% को ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके। और यूरोप, जो कि इस समय यूक्रेनी कृषि उत्पादों का एक बड़ा बाजार बनकर उभर रहा है, लेकिन पोलैंड जो है वो घरेलू किसानों के दबाव में यूक्रेनी अनाज पर पाबंदी बनाए रखना चाहता है। तो ऐसे में क्या यूरोप में यूक्रेनी गेहूं को लेकर ये टकराव, क्या लगता है आपको, आगे और बढ़ सकता है? हाँ, ये जरूर है कि यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ था कि यूक्रेन को वो सपोर्ट करेंगे और यूक्रेन के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो यूरोपियन देशों में जाएंगे। उसके कारण पोलैंड का जो लोकल मार्केट था, लोकल फार्मर्स के रेट रिड्यूस हो गए और फार्मर्स को अपने क्रॉप के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं।
और इस कारण से पोलैंड के जितने फार्मर्स हैं उन्होंने कई बार एजिटेशन भी किया है और ऐसी भी नौबत आई है कि उन्होंने बॉर्डर को भी रोका था। और उसके बाद में फिर यूक्रेन के प्रधानमंत्री को भी वहां पे आना पड़ा था और उसको बड़े बड़े नेताओं को बुला करके पोलैंड के और उसको समझौता करवाना पड़ गया था। लेकिन ये बातें तो अभी चलती रहेंगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर ये परेशानियां कंटिन्यू होती हैं तो यूक्रेन को अपने दूसरे मार्केट भी सर्च करने पड़ेंगे, लेकिन वो मिल जाएंगे, उनको इतनी बड़ी परेशानी नहीं दिखती है हमारे को। ओके। और इस समय हम देख रहे हैं कि जैसे कि यूक्रेन का ड्यूटी फ्री गेहूं कोटा भी जुलाई की शुरुआत में ही पूरा इस्तेमाल हो चुका था, तो इसका क्या मतलब है कि यूरोप की मांग अभी भी मजबूत है या फिर यूक्रेन को, जैसे कि आपने कहा कि नए बाजार उसको अगर वो तलाशेगा तो उसको मिल जाएंगे? अभी देखिए, अभी अभी उनके यहाँ क्रॉप आया ही है और क्रॉप हार्वेस्ट चल ही रही है। तो ये कोटा तो बढ़ते रहेंगे, ये हर महीने का हर क्वार्टर का अपना अपना कोटा होता है। इससे बहुत बड़ी फर्क मेरे को समझ में नहीं आता और इससे कोई उनके इसमें एक्सपोर्ट में फर्क नहीं आता दिखता। हाँ, सप्लाई लॉजिस्टिकल इश्यूज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको देखना है कि लॉजिस्टिकल इश्यूज कैसे सॉल्व होते हैं। और सर, अगर मिस्र की तरफ देखें जिसने कि 5 साल के लिए करीब $50 करोड़ का एक एग्रीमेंट किया है, तो इसको क्या मिस्र की ये रणनीति आने वाले समय में लगता है कि गेहूं की ग्लोबल डिमांड को कोई मजबूत आधार देती हुई दिखाई देगी? देखिए, ग्लोबल डिमांड तो हर साल गेहूं की बढ़नी है। आपको भी पता है, आज पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है और गेहूं के बहुत सारे यूसेजेस भी हैं, इंडस्ट्रियल भी है, सीड यूसेज भी है और फीड यूसेज भी है, उनमें बढ़ रहा है। तो ये मिस्र की अपनी पॉलिसी है, वो अपना अग्रीमेंट उन्होंने जो किया है वो उसके हिसाब से वो अपने आप को संरक्षित करना चाह रहे होंगे कि 5 साल के लिए हम अपने आप को एक संरक्षण कर लें कि भाई हमारे पास गेहूं टाइम से टाइम आ जाएगा। उनके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी जरूरत है, तो इसलिए वो कर सकते हैं। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला नहीं है, क्योंकि गेहूं तो हर साल सिनेरियो चेंज होता है, हर साल प्रोडक्शन थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है, घटता रहता है। तो ये देखने वाली बात है आने वाले समय में कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। और अगर भारत की बात करें तो भारत में इस बार गेहूं का रकबा 3,34,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा रहने की बात है। तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर ग्लोबल गेहूं कीमतों में कहीं से कोई तेजी बनती है तो उसका फायदा क्या भारतीय किसानों को लगता है कि मिल पाएगा, या फिर जो हमारे यहाँ घरेलू पॉलिसीज हैं वो उस तेजी को कहीं ना कहीं सीमित कर दें? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये एक आपदा में अवसर वाली बात है जो भारत को इस मौके को भुनाना भी चाहिए और इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। आपको बताऊं, हम पिछले 3-4 सालों से गेहूं का एक्सपोर्ट बैन था और गेहूं के प्रोडक्ट्स का भी एक्सपोर्ट बैन था। और अभी सरकार ने नवंबर दिसंबर के बाद में गेहूं का लगभग 50 लाख टन का एक्सपोर्ट को परमिशन दी है रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में। और गेहूं के उत्पाद आटा, मैदा, सूजी वगैरह, इनको भी 10 लाख टन का एक्सपोर्ट की परमिशन दी है रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, हमारे को इसको भुनाना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम पैरिटी में नहीं थे। लेकिन आने वाले दिनों में हमको दिख रहा है, और जैसा कि अभी सूचनाएं आ रही हैं, हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा थोड़ा चालू हो चुका है गेहूं के उत्पाद में भी और गेहूं में भी। और बांग्लादेश हमारे को प्राइम मार्केट दिख रहा है आज के दिन, क्योंकि वही हमारे लैंड बॉर्डर से जो प्राइसिंग आ रही है वो सबसे सस्ती आ रही है। लेकिन अगर ऐसे जो इंटरनेशनल मार्केट गेहूं के अगर तेज होते जाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं, इंडिया को जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे भी एक जगह मिल सकती है एक्सपोर्ट करने के लिए। और फेडरेशन की तरफ से हम तो यही कहेंगे कि सरकार को गेहूं के एक्सपोर्ट से ज्यादा गेहूं के प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इससे हमारी इंडस्ट्रियां पूरे कैपेसिटी के साथ चल भी पाएंगी और उसके साथ में वैल्यू एडेड रेवेन्यू भी जनरेट हो पाएगा सरकार के लिए। तो यानी कि ये मान के चले कि अगर ग्लोबल मार्केट्स में प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो भारतीय गेहूं की कहीं ना कहीं पैरिटी बैठ जाएगी, और अगर सरकार एक्सपोर्ट को थोड़ा खोल देती है तो कहीं ना कहीं फिर बेनिफिट जो है वो भारतीय किसानों की झोली में भी आता दिखाई देगा। हाँ, एकदम। तो अगले 3 से की कोई कमी नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ पर गोदाम लगातार भरे हुए हैं, तो ऐसे में अगर थोड़ा एक्सपोर्ट खुल भी जाता है तो किसानों को कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिल सकता है। अगले 3 से 6 महीनों में आपको क्या लगता है कि गेहूं की कीमतों
में सबसे बड़ा रिस्क क्या दिखाई देता है आपको? लगता है कि कुछ बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है किसी का आता हुआ दिखाई दे सकता है? क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ईरान और अमेरिका के बीच में जिस तरीके की बातचीत चल रही है, इनफैक्ट बातचीत चल ही नहीं रही, एक तरफ से कहा जा रहा है कि बातचीत हो रही है और एक तरफ से बिल्कुल ना उसको मना कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको? लगता है कि ये जो सिचुएशन अभी बनी हुई है ये बहुत जल्दी ईज ऑफ होती दिखाई दे रही है कहीं पर? देखिए, इसका तो कोई किसी के पास भी आज जवाब नहीं है कि ईज ऑफ कितनी जल्दी होगा और कितना टाइम लगेगा और कहाँ ये बैठ करके इसका हल निकलेगा। लेकिन हाँ, मैं भारत के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि भारत के पास आज गेहूं के संदर्भ में फूड सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं है। भारत के पास पर्याप्त गेहूं है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए भी और अदर कंजम्पशंस के लिए भी। अगर देखा जाए सरकारी स्टॉक्स भी बहुत ज्यादा हैं सरकार के पास में। आज अगर हम देखें जुलाई के आंकड़े, 1 जुलाई के आंकड़े देखें तो हम बफर नॉर्म से भी हमारे पास लगभग 247 लाख टन गेहूं ज्यादा है। जो सरकार को अपने पास रखना होता है बफर नॉर्म्स के हिसाब से, उससे भी 247 लाख टन गेहूं ज्यादा है। और घरेलू बाजार में भी कहीं बहुत ज्यादा कमी नहीं दिख रही है, स्कैरसिटी गेहूं की नहीं दिख रही है। आने वाले समय में भी अगर आप बात करें कि अगर लोकल इंडियन मार्केट की बात करें तो हमारे को बहुत ज्यादा तेजी की गुंजाइश कम दिख रही है, क्योंकि सरकार के पास में गेहूं के स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। सरकार जब चाहे जब वो अपनी ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत अपने वीट को ऑफलोड कर सकती है मार्केट में। देखने वाली बात यह है कि वो उसका टाइमिंग क्या रहेगा और वो उसका क्वांटम क्या रहेगा। बिल्कुल। वीट के इंडियन प्राइसेस जो वीट के कंट्रोल होंगे वो केवल जो डिसाइड करेंगे वो डिसाइडिंग फैक्टर सरकार की पॉलिसी पे रहेगा। अगर सरकार को कम गेहूं छोड़ेगी तो प्राइसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं 3-4%, लेकिन अगर सरकार ने फुल फ्लेजेड गेहूं छोड़ दिया मार्केट में तो इंडियन मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगा। इंडियन मार्केट ओएमएसएस के भाव के लगभग नजदीक में स्टेबलाइज हो जाएगा। वहां कोई तेजी नहीं होगी आगे मार्च तक।